केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन देने के लिए नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की। इसको लेकर कई तरह के वाद विवाद चल रहे हैं। कोई पुरानी पेंशन को लागू करने की बात कह रहा है तो कोई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पुरानी शराब को नई बोतल में पेश किया गया है ऐसे आरोप लगा रहा है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हो गया है कि क्या यूपीएस में टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं, ये कर्मचारी वर्ग जानना चाहते हैं। इसके अलावा यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बीच के अंतर को लेकर जो बहस छिड़ी है उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे, यानी इन तीनों में से कौन बेहतर है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्या यूपीएस में यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में टैक्स की छूट मिलेगी या नहीं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। सीएनबीसी टीवी 18 के मुताबिक यूपीएस को लेकर जो टैक्स का ट्रीटमेंट किया जाएगा उससे सरकार ने पर्दा नहीं हटाया, यानी कुछ नहीं बताया गया। वहीं बीबीसी के मुताबिक नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों का निवेश यानी जो इन्वेस्टमेंट था वो टैक्स फ्री था, लेकिन यूपीएस में यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत किया जाने वाला निवेश टैक्स फ्री नहीं होगा, ये कहना है बीबीसी का। लेकिन केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी वर्तमान में एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम योजना में सरकार के योगदान के लिए टैक्स लाभ के लिए पात्र है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत सरकारी कर्मचारी यानी जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए 14% की कटौती उपलब्ध है। चूंकि ओपीएस में कोई कर्मचारी योगदान नहीं था, यानी जो सबसे पुरानी वाली पेंशन स्कीम थी वहां कोई कंट्रीब्यूशन, इसलिए कोई कर यानी टैक्स का लाभ उपलब्ध नहीं। सरकार को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या कर्मचारी और सरकार के योगदान किसी टैक्स लाभ के लिए उपलब्ध है भी या नहीं। अब आपके फायदे की बात, यानी यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है, इस बात को आसान भाषा में समझिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में कहा गया कि कर्मचारी के रिटायर होने के पिछले 12 महीने यानी मासिक बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा, यानी एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके लिए कर्मचारी की सर्विस की अवधि जो है, ड्यूरेशन है, वो कम से कम 25 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर सर्विस जो है 25 साल से कम है और 10 साल तक की नौकरी है तो 25 साल से जितना कम होगी उसी हिसाब से 50% वाली रकम की गारंटी दी जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में इसकी कोई गारंटी नहीं थी। यही सबसे बड़ा कारण था कि एनपीएस का विरोध किया जा रहा था। इसके विपरीत ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी ने जितनी आखिरी महीने की सैलरी थी उसके बेसिक सैलरी और डीए दोनों को जोड़ दिया जाता था। जो रकम आती थी उसका 50% कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता था। ओपीएस के तहत आने वाले कम से कम 20 साल की नौकरी होनी आवश्यक मानी जाती थी। हालांकि यूपीएस में यह मिनिमम पेंशन थी और ओपीएस में ये 50% है। यूपीएस में ये 50% से अधिक भी हो सकता है, लेकिन ओपीएस में 50% से अधिक नहीं हो सकता है। ये सब अंतर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बता दें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाया है। ये बढ़ाकर 18.5% कर दिया है और कर्मचारी का जो योगदान है या जो एम्प्लॉयर है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 10%। एनपीएस में सरकार पहले 14% की कंट्रीब्यूशन करती थी और कर्मचारी की कंट्रीब्यूशन जो था वो 10%। वहीं दूसरी ओर जो सबसे पुरानी वाली पेंशन स्कीम थी यानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसमें सिर्फ सरकार कंट्रीब्यूट करती थी, कर्मचारी को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था। पूरा खर्चा यानी आसान भाषा में कहें तो सरकार ही अपने ऊपर लेती थी, वहन करती थी। अब आइए मिनिमम पेंशन पर। सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन का प्रावधान किया है, जिसके लिए कम से कम 10 साल का सर्विस होना आवश्यक है, जबकि एनपीएस में उसकी कोई गारंटी नहीं। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम में कम से कम 9,000 रुपए की पेंशन का प्रावधान था। इसमें भी कम से कम 10 साल का नौकरी जो था वो करना आवश्यक था। अब हमने आपको एनपीएस, ओपीएस और तमाम बातों से आपको रूबरू करवा दिया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।